Everyone. So now let's study in detail about hereditary spherocytosis, which is a condition predominantly seen in extravascular hemolysis. तो इसमें क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि नॉर्मली हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी की शेप बाइकनकेव होती है कुछ इस प्रकार से, और उसका जो साइटोस्केलेटन है इट इज़ इंटैक्ट बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन्स. ठीक है, और वो प्रोटीन्स के क्या नाम है? एनकायरिन, स्पेक्ट्रिन एंड बैंड 3.1. सो ऐसे प्रोटीन्स की वजह से ये जो हमारा बाइकनकेव शेप है आरबीसी का, ये रहता है. ठीक है, बट हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये नहीं होते हैं. इट्स अ इनहेरिटेड डिफेक्ट जिसमें द बॉडी of the person lacks these membrane proteins. और ये प्रोटीन्स नहीं होंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इंटैक्ट नहीं रहेगी, और ये जो मेम्ब्रेन थी ना इट वुड बी लॉस्ट. ठीक है, तो जब मेम्ब्रेन टूटने लगती है ना तो ऐसे ऐसे करके बाहर को ब्लेब्स बनाती है, टुकड़ों में टूटती है, फिर धीरे धीरे इट्स कम्प्लीटली लॉस्ट. तो इसकी वजह से जो हमारे आरबीसी की शेप जब हम ऊपर से माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखती थी, बाइकनकेव शेप, जिसमें सेंट्रल पेलर था. सेंट्रल पेलर मतलब सेंटर में कलर नहीं दिखता है, पेल रीजन होता है, और साइड्स पे पेरीफेरी पे हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है. ठीक है, और इवन जो बाइकनकेव शेप होती है उसमें भी साइड्स पे हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, फिर सेंटर पे हीमोग्लोबिन नहीं होता, बहुत ही लेसली कंसनट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल पेलर हमें माइक्रोस्कोप में दिखने को मिलता है. बट इन केस ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस व्हाट हैपन्स इज, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये बाइकनकेव शेप जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और जो हमारा आरबीसी है वो कुछ गोला सा बन जाता है. इट बिकम्स अ स्फेयर. ओके, स्फेयर, सर्कल, और सेंट्रल पेलर नहीं रहता है. पूरे के पूरे एरिया में इक्वली हीमोग्लोबिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, देयर इज़ नो सेंट्रल पेलर, देयर इज़ नो सेंट्रल पेलर. तो this is what is hereditary spherocytosis, that RBCs they normally have a strong flexible structure because of some proteins like spectrin and chirin band 3.1, but in this case these proteins are defected and it's a inherited issue, and membrane is not properly attached because of defective proteins, and small parts of membrane breaks off over the time और वो ब्लेब्स बना लेते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच नॉर्मल आरबीसीज विच आर एक्चुअली बाइकनकेव इन शेप चेंजेस इट्स शेप बिकॉज ऑफ लूजिंग मेम्ब्रेन एंड दे बिकम राउंड, एंड राउंड आरबीसीज विदाउट द सेंट्रल पेलर आर कॉल्ड स्फेरोसाइट्स. और इस कंडीशन को इसीलिए हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कहा जाता है, क्योंकि हेरिडिटरी मतलब इनहेरिटेड है, और स्फेरोसाइटोसिस मतलब जो सेल्स हैं वो स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं. और ये एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ओके, नाउ एज वी नो स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर, कि जो भी हमारे जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने के लिए स्प्लीन में जाते हैं. स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है मेजर, लाइक इन previous classes we have studied that spleen is known as graveyard of RBC. so यहाँ पे मेजरली हमारे रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं. तो स्प्लीन में जो नॉर्मल आरबीसी आएगा, ठीक है, वो आराम से अपना हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा. हीमोग्लोबिन आगे हीम प्लस ग्लोबिन चेन में टूटता है, ग्लोबिन आगे अमीनो एसिड्स में टूटता है, हीम आगे आयरन में टूटता है जो रिसाइकल हो जाता है, और प्रोटोपोरफायरिन में टूटता है ना, जो भी ये प्रोसेस है जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया, ये स्प्लीन में होता है. बट नॉर्मल आरबीसीज पास कर जाते हैं स्प्लीन में. स्प्लीन में होते हैं स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स. क्या होते हैं स्प्लीन के अंदर? होते हैं स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स, और इनके बीच में से आराम से जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं दे पास थ्रू एंड दे आर डिस्ट्रॉयड ओवर देयर. बट स्फेरोसाइट्स क्या होते हैं ना, दे आर वेरी रिजिड, वो मूव नहीं कर पाते इस वजह से, क्योंकि वो बहुत रिजिड होते हैं, और इस वजह से स्प्लीन उनको ट्रैप कर लेती है. ठीक है, तो ओवरली
ओवर डिस्ट्रक्शन की वजह से एनीमिया हो जाता है. And this is the whole story, that due to defective cytoskeleton proteins, the membrane is lost, and we can see spherocytes which are trapped in spleen and then destroyed, and is anemic condition. Anemic condition is a could be seen. So these are the spherocytes. कैसे पहचान सकते हो? बिकॉज गोल है. ठीक है. दूसरी चीज़, सेंटर में कोई पेल रीजन नहीं है, नो सेंट्रल पेलर. जबकि जो नॉर्मल आरबीसी होता है उसके सेंटर में वाइटिश आपको यहाँ पे ऐसा सा कुछ देखने को मिलेगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. आपने देखा लाइक इस पिक्चर में ही दिख रहा है, ये सेल कुछ नॉर्मल से साइज़ का है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ये और छोटा है. ठीक है. ये सेल का साइज़ थोड़ा डिफरेंट है. तो हमें एक हाई वैरायटी ऑफ सेल्स दिख रहे हैं. More precise to say, this variety is on the basis of size. All are round in shape is same, but size is different. कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ और ही छोटे हैं, है ना, कुछ मीडियम साइज है. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हमारा जो क्या कहते हैं, जब ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ना स्प्लीन में, तो समटाइम्स यंग आरबीसीज होते हैं, यंग आरबीसीज, समटाइम्स मेच्योर आरबीसीज आर देयर. ओके. सो यंग आरबीसीज जो इतना ही था, वो ही उसकी कंडीशन अगर ये हुई, तो फिर यहाँ पे इसका सेंट्रल पेलर था विच इज़ लॉस्ट, एंड ये स्फेरोसाइट बन गया. मैच्योर आरबीसी थोड़ा बड़ा था, उसमें भी यहाँ पे सेंट्रल पेलर था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारा ये स्फेरोसाइट बन गया. तो शेप की वैरायटी साइज़ की वैरायटी आ जाती है. और इसकी वजह से हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो RDW था, जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ थी, वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दैट नॉर्मली RBCs आर biconcave in shape, okay, and this is the cytoskeleton and they are intact because of the proteins. ठीक है. Like spectrin and chirin and band 3.1. But in case of hereditary spherocytosis, what happens is it's an inherited defect in which there is loss of these membrane proteins, due to which the biconcave shape of RBC, it is converted to spherocytes, round RBCs. इसका क्लासिक फीचर क्या है? देयर इज़ नो सेंट्रल पेलर बिकॉज RBCs एज RBCs आर नो मोर बाइकनकेव इन शेप. ऑफ कोर्स जो बाइकनकेव शेप होती है उसमें सेंट्रली यहाँ पे पेलर रीजन होता है. ठीक है. और यहाँ पे कलर्ड कंसनट्रेशन दिखती है, एंड इट्स ड्यू टू द कंसनट्रेटेड हीमोग्लोबिन इन द पेरिफेरी. बट इन केस ऑफ स्फेरोसाइट्स पूरा का पूरा रीजन हमें कवर्ड दिखता है. मैंने ऑलरेडी बता दिया है. RDW क्यों ज़्यादा होती है? Because as cells are losing its membrane, mature cells as well as young cells are involved, due to which high RDW is there. Okay, normal RBC soft और flexible होते हैं. They squeeze through the narrow spaces in the spleen called sinusoids. ठीक है. वो स्प्लीन से बाईपास भी करते हैं. ओवरऑल स्प्लीन में एरिथ्रोसाइट्स का वैसे ग्रेवयार्ड भी होता है, जिससे कि वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी होते हैं. पर नॉर्मल RBCs इसमें से पास भी कर सकते हैं. लेकिन जो स्फेरोसाइट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से वो बेंड नहीं कर पाते और वो वहाँ पे फंस जाते हैं. जैसे साइनोसॉइड्स हैं तो इसके बीच में फंस जाएंगे वो, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. देखो नॉर्मली जो नॉर्मल RBC होता है, आप कंफ्यूज मत होना कि आपने कहा कि नॉर्मल RBC भी तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है तो फिर एनीमिया तो दोनों केसेस में होगा, ऐसा नहीं होता. नॉर्मल RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का. तो 120 डेज़ के अप्रॉक्सीमेट 120 डेज़ का. ठीक है. एंड उसके बाद जाके वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है. ओके. बट स्फेरोसाइट्स का अलग केस है. वो तो जब RBC इनहेरिटेड इशू की वजह से स्फेरोसाइट बन जाएगा, ठीक है, और तब स्प्लीन से जाएगा, डिस्ट्रॉय होएगा. नॉर्मल RBC भी कम हो रहा है और फालतू का सेल बन रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी को. कहाँ से क्या, लाइक इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी. और इसकी वजह से एनीमिक कंडीशन हो रही है. जो हमारे नॉर्मल RBC है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बिकॉज नॉर्मल RBCs आर कन्वर्टेड इनटू स्फेरोसाइट्स. ओके. So
वी कैन रिमेंबर बाय दिस थिंग. एनीमिया होगा पेशेंट को. एनलार्ज स्प्लीन, वाई? क्योंकि स्प्लीन के ऊपर लोड है. जब भी स्प्लीन के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से स्प्लीन इस वर्कलोड को कंपेंसेट करने के लिए क्या करेगी, एनलार्ज हो जाएगी. इट विल enlarge in size and this is called splenomegaly. This condition is called splenomegaly. जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है. एंड ये क्यों देखने को मिल सकता है, पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया था मैंने. बिकॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. So the main idea over here is that less flexibility can't pass through the spleen and it gets trapped and destroyed, due to which the patient could be anemic, could have splenomegaly and jaundice as well. लैब फाइंडिंग्स में RDW ज़्यादा होंगे, स्फेरोसाइट्स देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर. ठीक है. MCHC ज़्यादा होगा. अब MCHC क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन. एक RBC के अंदर ये सेंट्रल पिलर है, ये साइड पे हीमोग्लोबिन कंसनट्रेटेड होता है. हम ये जनरल एक आइडिया लेके चलते हैं. तो एवरेज कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड 1 RBC, इट्स MCHC. अब देखो HS में क्या होता है, HS क्या है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में सेंट्रल पिलर लॉस्ट है, नहीं होता है. पूरा का पूरा जो सेल है वो स्फेयर होता है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेटेड है. राइट. तो इसका क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ गई सेल के अंदर. समझो ना बात को. नॉर्मल RBC ये रहा, ये नॉर्मल RBC है जिसका ये सेंट्रल पेलर है, और ये हमारे पास अब कन्वर्ट हो गया स्फेरोसाइट में. ठीक है. ये HS में होता है. यहाँ पे इतना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेटेड है साइड्स पे, और इसमें पूरे सेल में कंसंट्रेटेड है. तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा किस में हुआ, ऑफ कोर्स इन दिस केस. सो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब MCHC ज़्यादा है. बिकॉज MCHC क्या होता है, इट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. स्प्लीनोमेगैली क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज स्प्लीन पे बहुत लोड होता है. देयर इज हाइपरट्रॉफी इन द स्प्लीन. जॉन्डिस बिकॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. इसी की वजह से हाई रिस्क ऑफ गॉलस्टोन. सेम लैब फाइंडिंग्स होंगी जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस में देखने को मिलती थी. ठीक है. गॉल स्टोन्स का रिस्क रहता है. एक बहुत ही खास बात, देयर इज इंक्रीज रिस्क फॉर एप्लास्टिक क्राइसिस विद पैरोवायरस B19 इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स. पहली बात तो एप्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है. एप्लास्टिक क्राइसिस इज सडन टेम्पररी शटडाउन ऑफ RBC प्रोडक्शन इन बोन मैरो. जब हमारी बोन, हमें पता है बोन मैरो RBCs बनाते हैं, जब एकदम से ये RBCs बनना ही बंद हो जाए. ठीक है ना. एप्लास्टिक क्राइसिस इज क्या कहेंगे उसको, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड हिंदी में. कंप्लीट शटडाउन. ठीक है. मतलब किसी चीज़ की एकदम कमी हो गई है बहुत ज़्यादा. बाढ़ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, सूखा पड़ गया फॉर एग्जांपल. तो वाटर क्राइसिस होगी भाई, कमी पड़ेगी भाई इसकी बहुत ज़्यादा. ए जहाँ पे भी लग जाता है, हम कहते हैं, हम जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं वी यूज़ वर्ड हाइपर ए एज प्रीफिक्स. ठीक है. हाइपो मतलब कोई चीज़ कम हो रही है, हाइपर मतलब कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, ए मतलब ख़त्म है, डेड, फाइनल, फिनिश. ठीक है. तो ए प्लास्टिक क्राइसिस में क्या होता है, एकदम से शटडाउन, कंप्लीट शटडाउन हो जाता है किसका, RBC प्रोडक्शन का. बोन मैरो में RBCs बनने बंद हो जाते हैं. और ये कंडीशन कब आ सकती है कि अगर किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन से पेशेंट को मतलब ये इन्फेक्शन हो रखी है तो और साथ में उसको इनहेरिटेड इशू भी है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का. तो क्या होता है कि ऑलरेडी उसकी बॉडी में हीमोलिटिक इवेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं क्योंकि उसको इनहेरिटेड इशू है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि पेशेंट को ऑलरेडी हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है. ठीक है. ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है. तो इसका मतलब उसकी बॉडी यूजुअली एनीमिक है ना. बंदे को एनीमिया रहता है. राइट. एंड hemolytic conditions, hemolytic events is very prominent to be observed in such a patient.
ठीक है। और पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन भी हो गई। इसमें क्या होता है, ये एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को इफेक्ट करती है। यू नो व्हाट इज एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, व्हाट डू यू मीन बाय एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर? एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर मतलब जो एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। एंड व्हाट इज एरिथ्रोसाइट? RBC। एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, ब्लास्ट सेल्स, ये बनाते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद रेटिकुलोसाइट बनता है और फिर हमारा एरिथ्रॉइड सेल बनता है, यानी कि हमारा एरिथ्रोसाइट विच इज़ RBC। ठीक है। तो इस इन्फेक्शन में ये सेल्स नहीं बनते। तो भाई अगर हमारे पास ईंटें ही नहीं होगी तो हम बिल्डिंग कहाँ से बनाएंगे? आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर हमारे पास आलू ही नहीं है तो हम आलू पूड़ी कैसे बनाएंगे भाई? ठीक है। सो इन दिस इन्फेक्शन RBCs ही नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स ही नहीं है, बेबी सेल्स नहीं है। बेबी नहीं है तो वो बड़ा कैसे होगा? यंग RBC नहीं है, प्रिकर्सर्स नहीं है RBC को बनाने वाले, तो RBC बनेगा? नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन में न्यू RBCs नहीं बन पाते हैं। और HS में क्या होता है, ऑलरेडी हीमोलिसिस हो रही है, तो भाई एकदम से स्प्लीन पे ऐसा वो दिक्कत हो जाती है कि सडन ड्रॉप ऑफ हीमोग्लोबिन, सिवियर एनीमिया, एप्लास्टिक क्राइसिस कहते हैं इस कंडीशन को। बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है और अक्सर लाइक नॉट वेरी कॉमनली बट या इट्स ऑब्जर्व्ड इन द पेशेंट्स हु हैव हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, और उनको ये इन्फेक्शन भी हो जाए। बॉडी बहुत ही परेशानी रहती है, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है ये। ओके, हाउ टू डायग्नोज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल RBCs को उसमें डालें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, तो दे आर रेजिस्टेंट। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और मैंने इसमें नॉर्मल RBC डाला तो इट विल बी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट इन केस ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस व्हाट हैपन्स इज कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, जैसे ही स्फेरोसाइट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो ये सेल बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन नहीं है। When such a cell is put in hypotonic solution, water come inside the cell and it will burst out. Okay, so if the cell burst out, it means it is a spherocyte. Okay, so spherocytes, they have high fragility in hypotonic solution, whereas normal RBCs are resistant. They are resistant to hypotonic solution. Spherocytes, high fragility in hypotonic solution, very important. Okay, I hope you get the point. Okay, ट्रीटमेंट की बात करें तो भाई स्प्लीनेक्टोमी करो, स्प्लीन ही हटा दो, क्योंकि इससे एनीमिया भी ख़त्म हो जाएगा। स्फेरोसाइट्स रहेंगे, क्यों? क्योंकि स्फेरोसाइट्स जो बन रहे हैं ना वो इनहेरिटेड इशू है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो नहीं रह रही है ना वो इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। स्प्लीन हटाने से एनीमिया कम हो जाएगा, पर स्फेरोसाइट्स तो यार वो लाइक इन द ब्लड है ना। इसके बाद स्प्लीनेक्टोमी कराने के बाद तुम्हें ब्लड स्मीयर में होवेल जॉली बॉडीज़ देखने को मिलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन कि ये होता क्या है, और कई बार कई कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये बॉडीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये तुम्हें कहीं पे भी किसी टेस्ट में देखने को मिल रही हैं, ब्लड स्मीयर में लिख रखा है होवेल जॉली बॉडीज़, इसका मतलब स्प्लीनिक डिसफंक्शन है। अगर किसी की स्प्लीन ख़राब है या फिर किसी पेशेंट ने सर्जरी कराई है स्प्लीन की, यानी स्प्लीनेक्टोमी हो रखी है उस पेशेंट की, तो उस केस में होवेल जॉली बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। होता क्या है कि नॉर्मली हमारे RBCs स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट उसका रह जाता है। दे आर स्मॉल राउंड पर्पल डॉट्स इन RBC सीन इन ब्लड स्मीयर। ये हमारे पास RBC है, इसके अंदर इसका DNA कंटेंट है। जब भी RBC मैच्योर होता है तो उसका DNA कंटेंट इट इज़ लॉस्ट, बट समटाइम्स सम DNA और RNA वॉट एवर द जेनेटिक कंटेंट इज, बट it's lost, it's completely lost. And sometimes the residual is present. Normally when RBC is mature, they lose the DNA or the nucleus, whatever the
genetic content it has, but sometimes small tiny piece of nuclear DNA persist, and these are called Holly Jolly bodies, which on the blood smear could be identified as small round purple dots. I want to show you the picture for the same. Just a minute. See, नॉर्मली जब आरबीसीज मेच्योर करेंगे तो क्या होता है कि सेंट्रल पेलर is visible and RBCs they lose their genetic content. But in certain conditions, specifically in case if the patient has undergone splenectomy or there is some kind of splenic dysfunction, ये कंटेंट थोड़ा सा रह जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ब्लड स्मेयर में देखने को मिलता है. पर्पल कलर का डॉटिश सा स्ट्रक्चर ही है कुछ ऐसा. दिस इज होवेल जॉली बॉडी, and this is all we need to know about this condition. Thank you.